उनका बोतल में पानी होगा। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, चोल डायनेस्टी पर। और चोल डायनेस्टी कोई ऐसा ऐसा वैसा डायनेस्टी नहीं था। प्राचीन समुद्र शक्ति और आधुनिक भारत का ये रोडमैप है। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूं, यह बात स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। और इसीलिए यह विषय इतना प्रासंगिक हो जा रहा है। आगे कोई भी एग्जाम होगा, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दीजिए, चाहे पीसीएस का एग्जाम दीजिए, या स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दीजिए, वहां चोल से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्योंकि चोल साम्राज्य अब सिर्फ इतिहास का विषय नहीं है। प्रधानमंत्री जी के दक्षिण भारत में जाना और चोल साम्राज्य के बारे में बोलना, अपने आप में देखा जाए तो यह करेंट अफेयर्स का विषय है। इसलिए इसे करेंट अफेयर में भी पूछ सकता है और इसे इतिहास में भी पूछ सकता है। ये दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए एक मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। चोलों का जो साम्राज्य है, 848 से 1279 एडी तक रहा है। ये जो रेड 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 डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये प्रमुख सिटीज हैं। और यहाँ पर इस पिंक से चोल साम्राज्य को दिखाने का प्रयास किया गया है। और देखिए, ये श्रीलंका तक यह शासन फैला हुआ था। और इसका जो व्यापारिक प्रभाव था, वो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक, यहाँ तक ऊपर तक आप जाएंगे, दक्षिण पूर्व एशिया तक इसके व्यापारिक प्रभाव थे। तो ऐतिहासिक दृष्टि से चोल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि उस समय इनके बारे में कहा जाता है कि बंगाल के खाड़ी को ये नौका विहार करते थे। इनके लिए बहुत आम बात थी। समुद्री सेना चोलों का विश्व में शायद सबसे मजबूत समुद्री सेना थी। और अपने धैर्य, पराक्रम, साहस, वीरता और यश के द्वारा चोलों ने लंबे समय तक एक महान साम्राज्य को कायम रखने का काम भी किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चोल साम्राज्य की जो गतिविधियां थी, जो उनका शासन का तरीका था, जो उन्होंने एकता और अखंडता को बनाए रखा, वह आधुनिक भारत का रोड मैप हो सकता है। आइए हम चोल साम्राज्य को समझने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट, चोल की जो विरासत है, वह यह बताती है कि कैसे एकता को कायम रखा जा सकता है। मजबूत रक्षा प्रणाली से राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है। कैसे नए 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 पहलों के द्वारा विकास किया जा सकता है। न्यू इनिशिएटिव के थ्रू हम डेवलपमेंट को पा सकते हैं। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने मूल्य को बनाकर रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, उसका सम्मान बरकरार रखना चाहिए। साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री जी गंगई कोंडा चोलपुरम में चोल सम्राटों को श्रद्धांजलि देने का काम किए। ये प्रश्न याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने उनकी विरासत को आधुनिक आधुनिक भारत के लिए एक प्राचीन रोड मैप कहा। तो प्रधानमंत्री ने किसके लिए कहा? चोलों के लिए कहा। भारत अब राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रसिद्ध समुद्री अभियानों की 1000वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसलिए राजेंद्र चोल प्रथम को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। और ये समझना भी हमारे लिए आवश्यक है कि चोल साम्राज्य की प्रशासनिक उत्कृष्टता, नौसैनिक कौशल और सांस्कृतिक उपलब्धियां कैसे भारत को, आधुनिक भारत को प्रेरित करने का, वर्तमान भारत को प्रेरित करने का काम करती। एक शाही समुद्री शक्ति का उदय हेडिंग है। और इसी शीर्षक के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चोलों का उदय हुआ। साथियों, जब आप दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो चेर, चोल और पांड्यन, ये तीन साम्राज्य आप पढ़ते हैं, तीन डायनेस्टी आप पढ़ते हैं। उसी में से चोरों और पांड्यों के साथ जो तमिल शक्तियां थीं, उसमें से एक चोल 19वीं से 13वीं, चेरों और पांड्यों के साथ जो तीसरी, यहाँ पर चोर हमने बोल दिया था, सॉरी, चेरों और
पांड्यों के साथ जो तीसरी शक्ति थी वो चोल थी। और चोलों का जो उद्भव है वो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच प्रमुखता सुधरा। तंजावुर, जिसे हम तंजौर कहते हैं, छोटे से एक राजवंश की यहाँ से शुरुआत होती है, तंजौर से। और देखते ही देखते वह एक बड़े तरह से देखा जाए तो साम्राज्य में तब्दील हो जाता है। चोल राजवंश पल्लव आधिपत्य के तहत उदयपुर में प्रमुख रूप से उभरा और इतिहास के सबसे दुर्जय समुद्री साम्राज्य का स्वरूप धारण कर लिया। 5वीं शताब्दी में शुरू शुरू होने वाले जो शाही चरण थे, उसमें कहा जाता है कि 850 ईस्वी में विजयालय चोल ने उपजाऊ कावेरी डेल्टा को एक विशाल साम्राज्य के केंद्र के रूप में बदलने का काम किया, जिसने 4 शताब्दियों से अधिक समय तक दक्षिण भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखा। तो ये भारत के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि भारत का कोई राजवंश न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्व को बरकरार रखा। यह हमारे लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि गौरवशाली इतिहास का उदाहरण है। गौरवशाली उधर उधर उसको लेकर जाओ उधर। अब आइए हम यहाँ पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि चोल कैसे व्यापार करते थे, उनका रूट कहाँ कहाँ था और उनका प्रभुत्व कहाँ कहाँ था। ये हमारे लिए जानना और समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जो सीधी लाइन दिखाया गया है वो ट्रेड रूट दिखाया गया है, यानी कि चोल यहाँ से शुरू करे व्यापार और यहाँ देखिए यहाँ से होते हुए ये इनका रूट था और ये आगे तक व्यापार इस तरह से करते थे। चोल एम्पायर ये आपको जो दिखाया गया है, यानी कि दक्षिण भारत और श्रीलंका का लगभग आधा हिस्सा इनके कब्जे में था। चोल इन्फ्लुएंस ये देखिए, ये पूरा एक तरह से देखा जाए तो इन्फ्लुएंस के मामले में पूरा श्रीलंका आ जाएगा। इधर ऊपर से होते हुए ये पूरा इनका इन्फ्लुएंस चोलों का दिखा रहा है। ये बता रहा है कि मतलब चोल साम्राज्य कितना शक्तिशाली रहा होगा और इसका प्रभाव कितना ज्यादा रहा होगा। और हम हमारे लिए जरूरी भी होता है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। राज राजा चोल प्रथम को पढ़ेंगे हम। 985 से 1014 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इनके शासन में राजवंश अभूतपूर्व ऊंचाइयों को प्राप्त किया। इन्होंने अपने साम्राज्य को एक नई पहचान, नई ऊंचाई देने का काम किए। उनकी सैन्य विजय दक्षिण में मालदीव से लेकर उत्तर में तुंगभंगा तक फैली हुई थी, जबकि उनके 9 सैनिक अभियानों ने लक्षद्वीप, उत्तरी श्रीलंका को सुरक्षित किया। हालांकि उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने ही चोलों को वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक अंतर महाद्वीपीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का काम किया। एक बार फिर इसको समझ लीजिए कि राज राजा चोल प्रथम के शासन काल में राजवंश ने इस ऊंचाइयों को प्राप्त किया, बुलंदियों को प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण विजय, मालदीव से लेकर तुंगभंगा नदी तक इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। 9 सैनिक अभियानों ने लक्षद्वीप और श्रीलंका को सुरक्षित किया। हालांकि इनके बारे में बताया जाता है कि इनका एक पुत्र हुआ जिसे राजेंद्र चोल प्रथम कहते हैं, और राजेंद्र चोल प्रथम ने ही चोलों को वास्तव में एक अंतर महाद्वीपीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। आगे ऐतिहासिक बातें पढ़ेंगे। राजेंद्र की एक प्रमुख उपलब्धि 1025 ईस्वी में श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध उनका नौसैनिक अभियान था। इस अभियान ने न केवल दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार मार्गों पर श्री विजय के एकाधिकार को ध्वस्त किया, बल्कि विशाल समुद्री दूरी तक शक्ति प्रदर्शन की चोल साम्राज्य की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। इस अभियान की सफलता ने मलय प्रायद्वीप के प्रमुख बंदरगाहों पर चोल प्रभाव स्थापित किया, जिससे बंगाल की खाड़ी एक चोल झील बन गई। यानी इनके लिए क्या था, बंगाल की खाड़ी एक नौका विहार था। यानी कि बंगाल की खाड़ी को इन्होंने नौका विहार बना दिया और अपने विजयों से इन्होंने एक महान साम्राज्य का निर्माण किया। एक तरह से देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर किसका एकाधिकार था, श्री विजय का। और उस पर विजय प्राप्त कर राजेंद्र चोल ने क्या किया, उस एकाधिकार को ध्वस्त कर अपने महान साम्राज्य को महान ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। आगे देखेंगे प्रशासनिक उत्कृष्टता। आधुनिक शासन के लिए यह सबक हो सकता है, हमारे लिए सीखने और समझने की चीज हो सकती है।
चोल राजवंश को अन्य समकालीन शक्तियों से अलग करने वाली बात थी। चोल ये जो है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था जो केंद्रीकृत सत्ता स्थानीय स्वशासन के बीच संतुलन बनाने का काम करती थी। यह दोहरी संरचना आधुनिक भारत के शासन की चुनौतियों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करने का काम करती है। हम सबको यहाँ से सीखना चाहिए कि चोल राजवंश को अन्य समकालीन शक्तियों से अलग करने वाली जो बात थी वह थी चोलों की प्रशासनिक उत्कृष्टता। और इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जो केंद्रीकृत सत्ता और जो स्थानीय शासन थे, स्वशासन थे, उनके बीच एक तरह से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का काम किया। और यही बात आज भी हमको समझने और सूझबूझ करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। देखिए आगे कह रहा है, क्रियाशील केंद्रीकृत लोकतंत्र। चोल प्रशासनिक मंडल में ग्राम सभाएं होती थी जिन्हें सभा और उर्स कहा जाता था, जो स्थानीय शासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करती थी। ये सभाएं जिसमें गांव के बुजुर्ग और प्रमुख नागरिक शामिल होते थे। सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन यहाँ होता था, स्थानीय विवादों का निपटारा करते थे, बुनियादी ढांचों के विकास की देखरेख होती थी। परंतक चोल प्रथम के शासन काल के प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें योग्य उम्मीदवारों में से लॉटरी के माध्यम से प्रतिनिधियों के चयन की कुदाबोलाई प्रणाली भी शामिल है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का यह 1000 साल पुराना मॉडल पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है और यह भारत के जो समकालीन भारत के जो प्रयास है उसके अनुरूप है। निर्णय लेने और संसाधनों के प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी पर चोल शासन का जो स्थानीय शासन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सबक प्रदान करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक बात प्रशासनिक दृष्टि से ये समझने की आवश्यकता है कि चोल साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम सभाएं होती थी और यह स्थानीय स्वशासन का मॉडल है। और यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने चोल में सभा और उर्स, यहाँ पर जो ग्राम सभाएं होती थी उनको सभा और उर्स कहा जाता था। और यह एक तरह से देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, राजस्व शासन और जल प्रबंधन कैसा था इनका। तो स्थानीय स्वशासन के अलावा चोलों ने विस्तृत भूमि सर्वेक्षण और उर्वरता एवं फसल के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण पर आधारित राजस्व प्रणालियों को वर्गीकृत किया। यानी कि भूमि की जो क्वालिटी थी, जो उर्वरता था, जो फसल वहां पर उत्पन्न होते थे, उसी आधार पर अपने राजस्व प्रणाली को बनाने का काम कर किया। कराधान के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यापक और समतापूर्ण था, यानी कि शोषण युक्त नहीं था। इसमें पूरा वुरी थी नकैलम जैसे विशिष्ट विभाग केंद्रीकृत राजस्व संग्रह का प्रबंधन करते थे। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये इसको याद रखेंगे कि चोल साम्राज्य के अंतर्गत पूरा बुबरी था नकैकल्लम, ये जो है किससे संबंधित था, तो यह एक तरह से राजस्व से संबंधित था। राइट, राजस्व संग्रह का प्रबंधन करता था, जबकि स्थानीय निकायों को क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर करों का आकलन और संग्रह करने की अनुमति देते थे। समकालीन भारत के लिए शायद सबसे प्रासंगिक जल प्रबंधन में चोलों की विशेषज्ञता है। इस राजवंश ने तालाबों, नहरों और सिंचाई प्रणालियों का एक व्यापक नेटवर्क बनाया जिनसे उसकी कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। राजेंद्र चोल प्रथम का विशाल चोल गंगम तालाब जो परिष्कृत जल द्रव्यों के वितरण चैनलों से युक्त 16 मील तक फैला था, उसकी जल विद्युत अभियांत्रिकी क्षमताओं का एक तरह उदाहरण है। ये प्राचीन तकनीकें अस्थायी जल प्रबंधन के लिए बहुमूल्य दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। समुद्री विरासत और रणनीतिक दृष्टि, चोल साम्राज्य की नौसैनिक उपलब्धियां आधुनिक भारत की सामुद्रिक आकांक्षाओं के लिए एक तरह से सबक प्रदान करती हैं। चोल नौसेना जो मुख्यतः परिवर्तित व्यापारिक जहाजों से बनी हुई थी, ने हिंद महासागर में शक्ति प्रक्षेपण में रणनीतिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। चीन से अरब प्रायद्वीप तक व्यापारिक नेटवर्क स्थापित करने और नौसैनिक प्रभुत्व बनाए रखने में उसकी सफलता
भारत की समकालीन हिंद प्रशांत रणनीति के लिए उत्कृष्ट प्रदान करती है। चोल समझते थे कि समुद्री शक्ति आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक प्रभाव से अविभाज्य है। उनके नौसैनिक अभियान केवल सैनिक अभियान नहीं थे, बल्कि कूटनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान के साधन थे। समुद्रिक रणनीति के प्रति यह समग्र दृष्टिकोण भारत के वर्तमान में नीली अर्थव्यवस्था के विकास और क्षेत्रीय संपर्क पहलुओं पर जोर देने के अनुरूप है। तो एक बार फिर इसको समझिएगा कि चोल साम्राज्य जो उनकी नौसेना की उपलब्धियां थी, जो आधुनिक भारत की समुद्री आकांक्षाएं हैं, उसी के अनुरूप थी और हमको उसे प्रेरणा लेना चाहिए। चोल नौसेना मुख्य रूप से परिवर्तित व्यापारिक जहाजों से बनी थी, जिसने हिंद महासागर में शक्ति प्रक्षेपण में एक तरह से देखा जाए तो निर्णायक क्षमता का प्रयोग किया। चीन से अरब प्रायद्वीप तक व्यापारिक नेटवर्क स्थापित करने में इन्होंने प्रभुत्व को बनाए रखा, और एक तरह से देखा जाए तो उनकी सफलता भारत की समकालीन हिंद प्रशांत रणनीति के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करती थी। चोल ये समझते थे कि समुद्री शक्ति आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक प्रभाव से अविभाज्य एक तरह से अविभाज्य है, यानी विभाजित नहीं है, वो बिल्कुल उससे कनेक्टेड हैं। और उन्होंने यह माना कि जो है नौसेना अभियान केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि यह कूटनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है। वास्तुकला और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दृष्टि से देखें तो चोल साम्राज्य के सांस्कृतिक योगदान इतिहास के सबसे उल्लेखनीय कलात्मक उपलब्धियों में से एक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर अपने गारे सहित ग्रेनाइट निर्माण के एक ही चट्टान से बने तराश कर बनाए गए 80 टन के गुंबद के साथ अपनी इंजीनियरिंग क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, वह जो है एक तरह से देखा जाए तो उसमें कोई जुड़ाई नहीं है, गारा रहित ग्रेनाइट निर्माण और एक ही चट्टान को तराश कर लगभग 80 टन के गुंबद को बनाया गया है, जो उस समय की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग क्षमता को प्रदर्शित करती है। चोल कांस्य मूर्तियां विशेष रूप से शिव को ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दर्शाने वाली प्रतिष्ठित नटराज की मूर्ति कलात्मक परिष्कार प्राप्त कर चुकी थी। यानी कि नटराज की मूर्ति जो है ये बहुत फेमस थी। जटिल खोई हुई मोम ढलाई पद्धति से निर्मित ये उत्कृष्ट कृतियां समकालीन भारतीय कला को प्रेरित करती हैं और दुनिया भर में सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करती हैं। तमिल साहित्य को राजवंश के संरक्षण ने कंबन की रामायण और सेक्युलर के पेरिया पुराणम जैसी चिरस्थायी क्लासिक्स का निर्माण कराया। मंदिरों से जुड़े उनके शिक्षण केंद्रों को स्थापित करने में जीवंत बौद्धिक वातावरण का निर्माण किया, जिससे गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान सहित विविध क्षेत्रों में ज्ञान को बढ़ावा मिला। ये भी ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक कूटनीतिक सॉफ्ट पावर दक्षिण पूर्व एशिया में चोल साम्राज्य का प्रभाव सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान के माध्यम से प्रारंभिक भारतीय मृदु शक्ति प्रक्षेपण का एक उदाहरण है। शैव और वैष्णव धर्मों के प्रचार प्रसार के साथ भारतीय स्थापत्य कला और शासन प्रणाली ने इस क्षेत्र को आध्यात्मिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया। कंबोडिया में अंगकोर वाट और इंडोनेशिया में बोरोबुदुर जैसे मंदिर चोल सांस्कृतिक प्रभाव के क्या है, प्रमाण है। जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में सांस्कृतिक शिलालेख भारतीय भाषाई और साहित्यिक परंपराओं के गहन एकीकरण को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक कूटनीति की यह ऐतिहासिक मिसाल एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी पहलों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के इस देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के समकालीन भारत के प्रयासों को सबक प्रदान करती है। समकालीन प्रासंगिक और राष्ट्रीय पहचान मणिरत्नम द्वारा निर्मित पुन्नियन सेल्वन फिल्म के रूपांतरण से चोल राजवंश में लोगों की नई रुचि बनी है। तो मणिरत्नम द्वारा निर्मित
पन्नियम सेल्वन, ये याद रखेंगे। मणिरत्नम, ये एक तरह से फिल्म से संबंधित क्वेश्चन है, जो ऐतिहासिक आदर्श और सांस्कृतिक पहचान की गहरी राष्ट्रीय खोज को दर्शाती है। फिल्म की व्यावसायिक सफलता और सांस्कृतिक प्रभाव चोल उपलब्धियों के स्थायी आकर्षण और समकालीन भारतीय आकांक्षाओं के लिए उनकी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त भारत के नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना प्राचीन तमिल शासन प्रणाली और आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संबंध को दर्शाती है। तो ये भी याद रखेंगे कि हमारे संसद भवन में जो पवित्र सेंगोल रखा गया है ना, वो किससे संबंधित है? तो पवित्र सेंगोल जो है वो भी चोल साम्राज्य से संबंधित है। निष्कर्ष के आधार पर आप क्या कह सकते हैं? चोल साम्राज्य शासन या चोल राजवंश का शासन समुद्री रणनीति और सांस्कृतिक उपलब्धियों का एक तरह से अनूठा उदाहरण है। केंद्रीकृत सत्ता और स्थानीय स्वशासन, जल प्रबंधन, राजस्व प्रणाली में जो इनका विशेषता था, नौसैनिक कौशल, सांस्कृतिक कूटनीतिक उनका जो संतुलन था, आधुनिक शासन के लिए एक तरह से देखा जाए तो सबक का काम करता है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा यदि भारत रखता है तो उसे चोल विरासत, सांस्कृतिक प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए महानता प्राप्त करने का एक विशिष्ट भारतीय नमूना प्रस्तुत करता है। तो चोल साम्राज्य इनका उनका उदाहरण दर्शाता है कि उपलब्धियां ही नहीं बल्कि समकालीन सफलता के व्यवहारिक आधार भी हैं। चोल साम्राज्य की स्थायी प्रासंगिकता न केवल उनकी सैन्य विजयों या वास्तुशिल्प चमत्कारों में निहित है, बल्कि इस बात में भी निहित है कि प्रभावी शासन और सांस्कृतिक जीवंतता एक क्षेत्रीय शक्ति को अंतर महाद्वीपीय प्रभाव में परिवर्तित कर सकती हैं। चोलों से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रश्न है कि हम आपके बीच रखना चाहते हैं। प्रसिद्ध चोल यूनेस्को धरोहर मंदिर कौन सा है? तो बृहदेश्वर का तंजावुर मंदिर। चोल ग्राम सभाओं में क्या पाया जाता है? सभा और उर्स, ऊपर आपने पढ़ा। चोलों को अंतर महाद्वीपीय समुद्री शक्ति के रूप में किसने स्थापित किया? राजेंद्र चोल प्रथम ने। राजेंद्र चोल की विशाल सिंचाई परियोजना क्या थी? चोल गंगम ट्रैंक। चोल शासन आधुनिक शासन को क्या पाठ पढ़ाते हैं? तो केंद्रीकृत शासन और विकेंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन के बीच सामंजस्य। छोड़ना दो, उसको खेलने दो, खेलने दो, आ जाने दो। सामंजस्य, ठीक, ये यहाँ पर रहा। तो ये चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। बच्ची हमारी बीच बीच में डिस्टर्ब करती रहती है, खैर कोई नहीं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास में बने रहने के लिए और इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो